वेलकम टू फाइनल स्टडी। हमारा पहला 7th क्लास का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का हमारा पर्यावरण। पर्यावरण हमारे उपस्थित सारे सजीव निर्जीव घटक पर्यावरण कहलाते हैं, जो भी हमारे आसपास उपस्थित हैं, और यही सब मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के दो घटक हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे जल, वायु, स्थल, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण जिसमें इमारत, पुल, सड़क आते हैं। फिर है जीवीय घटक जो कि सजीव होते हैं, और अजीवीय घटक जो कि निर्जीव होते हैं। पर्यावरण का इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच शब्द है। जो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठोस प्रॉपर्टी को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल में वन, कृषि, खनिज संपदा उपस्थित होती है। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल स्रोत जिससे हमें जल प्राप्त होता है, कुआं, तालाब, नदी, नहर एक्सेट्रा। वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो वायुमंडल भी नहीं होता। पादप एवं जीव मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पारितंत्र ऊर्जा और पदार्थ स्थानांतरण को पारितंत्र कहते हैं। वो पारितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति जिसमें वस्तुओं की बदला बदली करके कुछ लिया जाए। फिर है मानवीय पर्यावरण में जैसे बगीचा, एक्वेरियम इत्यादि आते हैं। ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी पर सबसे गहरी खान संयुक्त अफ्रीका में है, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है, जो कि समुद्र पर 5 किलोमीटर तक है, और महाद्वीप में यानी स्थल पर 35 किलोमीटर तक है। जो महाद्वीप है मतलब कि स्थल पर है, स्थलीय पर्पटी, उसमें सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम पाया जाता है, और महासागरीय पर्पटी उसमें सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला उसके भूपर्पटी के बाद की परत मेंटल आती है, जो कि 2900 किलोमीटर तक अंदर है। भूपर्पटी होता है जो 1% होता है, मेंटल 84% होता है। उसके बाद आंतरिक परत क्रोड आता है, जिसमें पदार्थ पिघले हुई अवस्था में रहते हैं और बहुत अत्यधिक गर्म होते हैं। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है, और यह 15% होता है। इसमें नीफे तत्व की प्रचुरता या प्रधानता होती है, निकेल और लोहा। केंद्रीय क्रोड का ताप और दाब उच्च होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शैल एक प्राकृतिक पिंड है। शैल के 3 प्रकार होते हैं। आग्नेय शैल, जो कि इसको इंग्लिश में इग्नियस कहा जाता है, जो कि लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, इसका अर्थ होता है अग्नि। ठंडे मैग्मा को प्राथमिक शैल कहते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द्रवित मैग्मा जब ठंडे रूप में आ जाता है तो उसे प्राथमिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतर्भेदी शैल, अंतर्भेदी शैल के दाने बड़े होते हैं, और यह आंतरिक ठंडा मैग्मा होता है। फिर दूसरा है बहिर्भेदी शैल, इसके छोटे दाने होते हैं, और यह बाहर ठंडा मैग्मा है। जैसे कि जब ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है तो जो मैग्मा बाहर आकर ठंडा होता है उसे बहिर्भेदी शैल कहते हैं, और जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है उसे अंतर्भेदी शैल कहते हैं। इसके बहिर्भेदी शैल के उदाहरण है बेसाल्ट, जो कि दक्कन के पठार में है, और अंतर्भेदी शैल के उदाहरण है ग्रेनाइट। दूसरा है अवसाद शैल। अवसाद शैल चट्टानी टुकड़े होते हैं। जब चट्टानी टुकड़े को ताप और दाब दिया जाता है तो अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैल को इंग्लिश में सेंडिमेंट्री कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द सेंडिमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। इसके उदाहरण बलुआ पत्थर है, और जीवाश्म जो होते हैं वो अवसादी पत्थरों के बीच ही होते हैं। फिर है कायांतरित शैल, जिसको इंग्लिश में मेटोमॉर्फिक कहा जाता है। इसका जो कि ग्रीक भाषा मेटोफोरकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अवसादी या आग्नेय चट्टान को जब ताप या दाब दिया जाता है, अत्यधिक उच्च ताप या उच्च दाब दिया जाता है, तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। चूना पत्थर, जैसे कि चूना पत्थर से संगमरमर बनाया जाता है। चिकनी मिट्टी से स्लेट बनाया जाता है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। एक शैल का दूसरे शैल में रूपांतरण शैल चक्र कहलाता है। शैल खनिज से बने होते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का हमारी बदलती पृथ्वी।
हमारे स्थलमंडलीय प्लेट, हमारे स्थलमंडल पर जो उपस्थित प्लेट हैं, पृथ्वी के अंदर लगने वाला बल अंतर्जनित बल कहलाता है, इसे एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। और पृथ्वी के सतह पर लगने वाला बल बहिर्जनिक बल कहलाता है, इसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक भूकंप या ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण आती है, जो कि अंतर्जनिक बल का ही एक उदाहरण है। और पटल विरूपण बल भी अंतर्जनित बल का ही उदाहरण है। और पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकारी बल होता है, इससे ही पर्वत का निर्माण होता है। और जो एंडोजेनिक है, एक्सोजेनिक जो कि बहिर्जनित बल है, उससे अपर्दन या निक्षेपण होता है। नदी या बहता जल, पवन या हिमनद और समुद्री तरंगे होती है। ज्वालामुखी, भूपर्पट्टी पर जो छिद्र होता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी का द्वार क्रेटर कहलाता है। जहाँ मैग्मा उपस्थित होता है ज्वालामुखी में, उसे मैग्मा कोस्ट कहा जाता है। इसका निकास वेंट कहलाता है। पृथ्वी के कंपन से भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप आरंभ केंद्र को उद्गम केंद्र कहते हैं। और भूकंप जहाँ पर भूकंप का उद्गम केंद्र है, वहाँ से निकट की भूपर्पट्टी सतह अधिक केंद्र कहलाती है। भूकंपी तरंग 3 प्रकार की होती है। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। एस तरंग जिसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। एल तरंग जिसे पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में 6.9 रिएक्टर का भूकंप आया था, जो कि काफ़ी विनाशकारी भूकंप था। भूकंप लेखी से भूकंप का मापन होता है। भूकंप तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। 2.0 तक जो भूकंप आते हैं उसका प्रभाव कम होता है। 5.0 तक जो भूकंप आता है वो उससे क्षति होती है। 6.0 तक होता है वो शक्तिशाली होती है। फिर है शैल का टूटना अपक्षय कहलाता है। भूपर्पट्टी क्षय को अपर्दन कहते हैं। साउथ अमेरिका में एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि साउथ अफ्रीका के वेनेजुएला में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जो कि अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया सीमा के बीच है। नदी के बड़े मोड़ को विसर्प कहा जाते हैं। और वही विसर्प, जब विसर्पी मोड़ अलग हो जाते हैं धीरे धीरे, उसे वह फिर चाप झील का निर्माण करते हैं। निक्षेपित पदार्थ, जो नदियाँ निक्षेप करके जो पदार्थ लाती है उसे अवसाद कहते हैं। फिर बाढ़कृत मैदान, नदी उत्थित तट को तटबंध कहते हैं। वितरिका, नदी धारा का बंटन जब होता है, जब कोई धारा इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, उसी को वितरिका कहा जाता है। डेल्टा, मुहाना अवसादों द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा नदी ब्रह्मपुत्र बनाती है। समुद्री तरंगे समुद्री गुफा का निर्माण कर देती है। समुद्री छत को तटीय मेहराब कहा जाता है। जब समुद्री गुफा बन जाता है तो वो समुद्री तरंगे उसे धीरे धीरे, जब वो ऊपर से टूट जाती है तो सिर्फ उसकी छत बचती है, वही समुद्री छत कहलाती है। फिर स्टैक, जब समुद्री तरंगे उसे धीरे धीरे काट कर एक दीवार के रूप में बना जाती है, उसी को स्टैक कहा जाता है। तैलीय तटों को समुद्री भृगु कहा जाता है। समुद्री अवसादों द्वारा समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। गुलास्मी मिट्टी, बर्फ नदी को हिमनद कहा जाता है। और हिमनद के निक्षेप को हिमनद हिमोर कहा जाता है। छत्रक शैल जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, वो पवन अपर्दन के कारण इसका निर्माण हो जाता है। जब पवन बहुत गति में आता है तो वो रेत को उड़ाकर गड्ढे के रूप में बना देता है, उसी को छत्रक शैल कहा जाता है। और उड़ाकर बालू टिब्बा का निर्माण करता है। लोएस, यह बालू निक्षेपण है। सबसे बड़ा लोएस चीन में है। हमारा अगला चैप्टर है वायु, चैप्टर 4। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, जो कि वायुमंडल में 21% उपलब्ध है। वायु से वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल जो कि हमें विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, CO2 गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है। यह वायुमंडल में 0.03% उपलब्ध है, क्योंकि CO2 जो है जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और जिसके कारण भूमंडलीय तापन बढ़ जाता है।
हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% उपलब्ध है, आर्गन 0.93%। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का निर्माण होता है। गर्म वायु जो होती है वो फैलती है और वो हल्की होती है। ठंडी वायु होती है जो सघन होती है और भारी होती है। वायुमंडलीय परत 5 हैं। पहला है क्षोभ मंडल जो कि 13 किलोमीटर तक है, इसमें मौसमी घटनाएं होती है। दूसरा है समताप मंडल जो कि 50 किलोमीटर तक है, इसमें हवाई जहाज ओजोन गैस परत होती है। फिर है मध्य मंडल जो कि 80 किलोमीटर तक है, इसमें उल्का पिंड आते हैं जो वो इसी में जल जाते हैं। फिर है वायुमंडल जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक है, इसमें रेडियो संचार होते हैं। फिर है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन होती है। मौसमी औसत मौसम को जलवायु कहा जाता है। तापमान आतपन, तापमान वितरण जब प्रभावित होता है तो उसे आतपन कहा जाता है। ताप मापी से तापमान मापा जाता है। वायु दाब मापी से वायु दाब, वर्षा मापी से वर्षा मात्रा, गति दिग्दर्शी से पवन दिशा। ताप मापी को थर्मोमीटर कहते हैं, वायु दाब मापी को बैरोमीटर और वर्षा मापी को रेन गेज कहा जाता है। फिर है सेल्सियस जो कि जिससे तापमान को नापा जाता है। सेल्सियस डिग्री में तापमात्रा सेल्सियस होता है, उसकी खोज एंडर सेल्सियस ने की थी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। समुद्री स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। निम्न दाब क्षेत्र जहाँ पर अधिक ताप होता है वहाँ पर बादल युक्त आकाश होता है, और उच्च दाब क्षेत्र वहाँ पर स्वच्छ आकाश होता है। वायु का गमन उच्च दाब से निम्न दाब में होता है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पश्चिमी वायु को पछुआ कहा जाता है। पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी पवन जो कि पश्चिमी और पूर्वी दिशा में चलती है, या बस 2 ही निश्चित दिशा में चलती है। फिर है मौसमी पवन, यह ऋतु के हिसाब से दिशा का बदलाव करती है, इसे मानसूनी पवन भी कहते हैं। फिर है स्थानीय पवन, यह विशेष समय बहती है, इसे स्थल समीर या समुद्री समीर भी कहते हैं। शुष्क या स्थानीय पवन को लू कहते हैं। भूमध्यरेखीय निम्न दाब को डोल ड्रम कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब को हॉर्स कहा जाता है। चक्रवात जो कि काफ़ी विनाशकारी होता है। आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। ठंडी और गर्म वायु मिल के चक्रवात, जब ठंडी और गर्म वायु मिलकर चक्रवाती वर्षा कराती है। आर्द्र वायु से पर्वतीय वर्षा होती है, गर्म वायु से संवहनी वर्षा होती है, और भौम जल वर्षा जल का ही एक रूप है। वर्षा 3 प्रकार से हो सकती है, हिम के रूप में, सहिम वृष्टि और ओला के रूप में। अगला फिर है 5वां चैप्टर जल। कृत्रिम पौधा घर को थालशाला कहा जाता है। जल 3 रूप में हो सकते हैं, वर्षा, हिम और सहिम। जल चक्र, जल के विभिन्न रूपों में अवस्था में परिवर्तन जल चक्र कहलाता है। जैसे कि वर्षा हुआ और वर्षा से जल समुद्र में गया, समुद्र से इसका बाष्पन हुआ, और बाष्पन से यह बादल के रूप में बन गया। बाष्पन से फिर इसका संघनन होकर बादल बनता है, और बादल से फिर यह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। इसी को जल चक्र कहा जाता है। फिर है नमक, इसका नमक को सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। कोरल सागर और डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण चीन सागर जो कि कर्क रेखा के नीचे, और पूर्वी चीन सागर कर्क रेखा के ऊपर है। कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर। दानुबी नदी यूरोप में है। विक्टोरिया झील, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, नील नदी और नाइजर नदी, ये 5 अफ्रीका में है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, साल्ट लेक सिटी, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिसिसिपी नदी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। कैरिबियन सागर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। लवणता, प्रति 1000 मिलीलीटर जल में लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर 71% जल है, जिसमें महासागर का जल 97.3% है। भूमिगत जल 0.68% है। झरनों का लवण जल 0.009% है। वायुमंडल में जल की मात्रा 0.0019% है, और नदियों में जल है 0.001% कुल जल का। मृत सागर जो कि इजराइल में है, इसमें 340 ग्राम पर लीटर
नमक पाया जाता है, इसी कारण इसे मृत सागर भी कहा जाता है। और इसमें लोग डूबते नहीं, तैरने लगते हैं अत्यधिक लवणीय होने के कारण। जल एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, इसका कोई मूल्य नहीं है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पवन से समुद्री तरंगें उत्पन्न होती है। सुनामी को पोताश्रय तरंग भी कहा जाता है। ज्वारीय तरंग की औसत ऊंचाई 15 मीटर होती है। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 26 दिसंबर 2004 को सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जिससे पूरा इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ज्वार भाटा प्रतिदिन दिन में 2 बार आता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लंब होते हैं तो इससे लघु ज्वार भाटा आता है, और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब संरेख होता है तो इससे बृहद ज्वार भाटा आता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। उच्च ज्वार से नौ संचालन और मछली पकड़ने में आसानी होती है और विद्युत उत्पादन में मदद मिलती है। लेब्राडोर महासागरीय धारा जो कि शीत जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। मत्स्यन क्षेत्र, गर्म और शीत जलधारा के मिलन क्षेत्र को मत्स्यन क्षेत्र कहा जाता है। ओएसयू धारा जो कि पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में है, और यह ठंडी जलधारा है। कुछ ठंडी जलधारा के नाम जैसे कैलिफोर्निया धारा, कैंडिस धारा, हम्बोल्ट, पेरू धारा, वेनेजुएला धारा, फाल्कलैंड धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। गर्म जलधाराएं के नाम क्यूरोसिया धारा, ऑगलस धारा, ब्राज़ीलियन धारा, इक्वाडोर विपरीत धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, अलास्का धारा। फिर है 6 चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। शंक्वाकार बेताल वृक्ष जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेडोडेंड्रॉन, यह एक पहाड़ी फूल है। प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार के होते हैं: वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। वन जैसे कि सघन वन, खुले वन। घास स्थल जो कि 3 से 4 मीटर ऊंचे होते हैं, यह मध्यम वर्षा क्षेत्र में होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ जो कि शुष्क क्षेत्र या रेगिस्तान में होते हैं। शंकुधारी वन उपध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन आर्द्र प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि ब्राज़ील में घने क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन भी एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही है जो कि ब्राज़ील में है। इसमें पाए जाने वाले पेड़ हैं रोजवुड, आवनूस, महोगनी। एनाकोंडा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वह सदाबहार वन में ही पाया जाता है। फिर है पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता है। यह मानसूनी वन होते हैं, इसमें मानसूनी वन भी होते हैं। इसमें साल, सगमान और नील के पेड़ पाए जाते हैं। इसमें रहने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, बंदर हैं। फिर है शीतोष्ण सदाबहार वन, इसमें बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, पाए जाते हैं। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती वन, इस वन में बांज, एस, बीच के पेड़ पाए जाते हैं। कुछ जानवर जैसे हिरन, लोमड़ी, भेड़िया पाए जाते हैं। फिजेंट और मोनाल, यहाँ 2 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनस्पति की मोटी छाल होती है। ऐसे विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसमें कुछ फसलें जैसे संतरा, अंजीर और जैतून है। फिर है शंकुधारी वन, यह उच्च अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच। इसको टैगा भी कहा जाता है, जिसका रूसी में अर्थ शुद्ध या अनछुआ होता है। इसका उपयोग अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। सवाना घास स्थल जो है वो अफ्रीका में है। फिर है शीतोष्ण घास स्थल, इसमें पाए जाते हैं जंगली भैंस, बाइसन। फिर है कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानों में पाई जाती है। फिर है ध्रुवीय प्रदेश, इसमें काई, लाइकेन पाए जाते हैं। इसको टुंड्रा भी कहा जाता है। इसमें कुछ जानवर पाए जाते हैं जैसे कस्तूरी बैल, बर्फीली लोमड़ी, ध्रुवीय उल्लू, भालू, सील और वालरस। कंपोस्ट घास स्थल जो कि ब्राज़ील में है। लानोस जो कि वेनेजुएला में है। पैम्पास घास स्थल जो कि अर्जेंटीना में है। प्रेरी घास स्थल जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। बेल्ट घास स्थल जो कि साउथ अमेरिका में है। स्टेपी घास स्थल जो कि मध्य एशिया में है। और डान घास स्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
फिर हमारा अगला चैप्टर मानवीय पर्यावरण। मानवों के बसाव स्थान, जहाँ सब कुछ उपलब्ध हो उसे बसाव स्थान कहते हैं। और बस्तियाँ वहीं बसती है। बस्तियाँ नदी घाटी के निकट बसाई जाती है, क्योंकि वहाँ जल उपलब्ध होता है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ भी होती है। अस्थायी बस्तियाँ जो कि ऋतु प्रवास करते हैं और इस ऋतु में यहाँ और उस ऋतु में फिर वहाँ चले जाते हैं, उसे अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। आखेट या संग्रहण, ये आखेट या संग्रहण करते हैं अस्थायी बस्तियों वाले जो कि ऋतु प्रवास करते हैं। फिर है ग्रामीण बस्ती, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन होता है। फिर है प्रकीर्ण बस्ती, फिर है सघन बस्ती, फिर है शहरी बस्ती। शहरी बस्ती में व्यापार या सेवा क्षेत्र होता है। फिर है परिवहन में पहियों की खोज एक बहुत ही लाभकारी खोज माना जाता है। साउथ अफ्रीका के एंडीज पर्वतों पर लामा पाया जाता है। तिब्बत क्षेत्र में यहाँ के मुख्य जानवर हैं। परिवहन साधन 4 हैं। पहला है सड़क मार्ग। मनाली लेह राजमार्ग सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। भूमिगत मार्ग को सबवे कहा जाता है। एक चतुर्भुजीय एक्सप्रेस वे है जो कि भारत के 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। फिर अगला परिवहन का साधन है रेल मार्ग। जैनिंग से लहासा सबसे ऊंचा रेल मार्ग है जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका सबसे उच्चतम बिंदु 5072 मीटर का है। रेल मार्ग में वाष्प इंजन, डीजल इंजन होते हैं। वाष्प इंजन से चलने वाले कुछ रेल होते हैं, कुछ डीजल इंजन से चलने वाले रेल होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस में है और यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अगला साधन है जलमार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग या समुद्र मार्ग से होते हैं। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है बड़े वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश तक परिवहन करने के लिए। फिर है वायुमार्ग जो सबसे महंगा या बहुत ही उपयोगी है। फिर है संचार सूचना क्रांति। संचार से जनसंपर्क माध्यम आया। इससे तेल की खोज होती है, वनों का संरक्षण में मदद मिलती है, भूमिगत जल का पता लगता है, खनिज संपदा में मदद मिलती है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। एक है ईमेल, जिसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। अगला चैप्टर है मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया। रोमन साम्राज्य की महिलाएं को अमेजॉन्स कहा जाता है। भूमध्यरेखीय प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है। नदी मुहाना अमेजन इन देशों से होकर प्रवाहित होती है, जैसे पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। अमेजन की कुछ सहायक नदियाँ जैसे मारोनोम नदी, यूली नदी, मोडिरिया नदी, जिंगू नदी, निग्रो नदी, टोकेटिन्स नदी। अमेजन बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है दुनिया का। वर्षा वन में पाए जाने वाले कुछ परजीवी पौधे हैं ऑर्किड और ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड के पत्तों में मेंढक ठंडे होने के कारण इसमें अंडे देते हैं। वर्षा वन में टूकन, गुंजन पक्षी और मकाओ जैसे पक्षी पाए जाते हैं जिनकी चोंचें काफ़ी लंबी होती है। वर्षा वन में पाए जाने वाले जानवर हैं बंदर, स्लॉथ, टैम्पीर जो कि एक चींटीखोर है। यहाँ के वर्षा वन की मुख्य फसलें टोपियोका, अनानास और शकरकंद है जो कि महिलाएं उगाती है। ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति को अपनाती हैं। मनियोक जिसे कसावा कहा जाता है यहाँ का मुख्य आहार है। यहाँ के कुछ लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं उसे मलोका कहा जाता है। ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण 1970 ईस्वी में हुआ। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी ये 5 नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच मानसूनी वर्षा होती है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या उच्च होती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। वहाँ पर औद्योगिकरण भी हुआ रहता है, वहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ होती है। इसी कारण मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसल धान है। चाय बागान जो कि पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। सिल्क कीड़ा संवर्धन जो कि असम और बिहार में होता है।
मैंग्रोव वन डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठंडी जलवायु में पाए जाने वाले पेड़ हैं चीड़ और देवदार। रोहू, कतला, हिल्सा यहाँ की मछली प्रजाति है। सीढ़ीनुमा कृषि को ही बेथिका कृषि कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। एक है अंधी डॉल्फिन। अंधी डॉल्फिन को सुसु कहा जाता है। नमामि गंगे करके एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें गंगा का संरक्षण के लिए चलाया गया था। फिर है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे है, और ये आगरा यमुना नदी के किनारे। हुगली नदी, गंगा नदी को ही वहाँ पर हुगली नदी कहा जाता है। काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में है, बौद्ध स्तूप बिहार में, और इमामबाड़ा लखनऊ में। हमारा अगला चैप्टर 9 चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। शुष्क प्रदेश को रेगिस्तान कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो कि 11 देशों से घिरा हुआ है, और इसका क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 8.54 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। जो 11 देश से घिरा हुआ है उस देश का नाम है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। त्रिपोली एक जगह है जो कि लीबिया दक्षिणी भाग में है। 1922 ईस्वी में यहाँ का सबसे उच्च तापमान 57.60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यह क्षेत्र अल्जीरिया क्षेत्र कहलाता है। फिर है हरित द्वीप, जहाँ कुछ रेगिस्तान में जब कुछ हरे पौधे उग जाते हैं उसे ही हरित द्वीप कहा जाता है। रेगिस्तान में कुछ जानवर पाए जाते हैं जैसे ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप की अनेक प्रजातियाँ। मरुस्थलीय उद्यान को मरुद्यान कहा जाता है। बेदुइन और तुआरेग यहाँ के कुछ जनजातियाँ हैं। चलवासी जनजाति जो कि पशुपालन का काम करती हैं। रेगिस्तान में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम उपस्थित होता है। मोरक्को में कैफलालेट एक सबसे बड़ा मरुद्यान का नाम है कैफलालेट जो कि मोरक्को में है। इसका क्षेत्रफल 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। लद्दाख को ठंडी रेगिस्तान कहा जाता है, जिसमें ला का मतलब पर्वतीय दर्रा है और दाख का मतलब तेज। यह ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। ग्रैंगी हिमानी। सिंधु नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। यह शीतल एवं शुष्क है। यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। इसका दूसरा नाम खा पा चान है, जिसका मतलब हिम भूमि होता है। यहाँ कुछ पक्षी पाए जाते हैं जैसे रॉबिट, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, हुप। तिब्बती एंटीलोप जो कि विलुप्त जीव है, इसका उपयोग शाहतूश के ऊन बनाने में होता है, जो कि काफ़ी हल्का और गर्म होता था। जो अच्छे किस्म के क्रिकेट के बल्ले होते हैं उसको सरपत के लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे बिलो भी कहा जाता है। गोपा जो कि बौद्ध मठ है लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों के नाम है हेमिस, थिक्से, से, लमायरू। नेशनल हाईवे A1 जो कि लेह और जोजिला दर्रा को जोड़ता है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं जो कि गोपा दर्शन करते हैं। मनाली लेह मार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है। रोहतांगला, बड़ा लाचाला, लुनग लाचाला और टंगलंग लाचाला।